दोस्तों, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है और हो भी क्यों ना। पिछले 3 दशकों से हर एक कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को चीन में ही आउटसोर्स करती आई है। फिर चाहे वो एप्पल हो या नाइकी, किसी भी कंपनी का चीन के बिना प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल था। लेकिन चीन की लो कॉस्ट के पीछे की वजह थी लो लेबर कॉस्ट। लेकिन अब चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी है, जिस वजह से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो रही है और प्रॉफिट कम। अब चीन क्या करेगा? क्या ये कंपनीज चीन से बाहर चली जाएंगी? इनके बिना चीन की इकोनॉमी क्या सरवाइव कर पाएगी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था, उस समय चीन की लेबर कॉस्ट $1 पर डे थी, जो कि थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों से भी कम थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये बढ़कर $8 पर डे पर पहुंच गई है, जो कि बाकी कई देशों से बहुत ज्यादा है। आज पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ चिली ऐसा देश है जहां इससे ज्यादा लेबर कॉस्ट है, और अफ्रीका में भी लेबर कॉस्ट काफी कम है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो आज भारत, वियतनाम और थाईलैंड सभी जगह लेबर कॉस्ट इससे आधी है, जिस वजह से इस समय चीन में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना ज्यादा महंगा दिखाई देता है। चीन में इस लेबर कॉस्ट के बढ़ने की यूं तो कई वजह गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन है। हर देश की पॉपुलेशन एक साइकिल को फॉलो करती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस पॉपुलेशन साइकिल की पहली स्टेज वो होती है जब एक देश की पॉपुलेशन कम होती है और इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहती है। इस समय बच्चे एक फ्री लेबर के तौर पर खेतों में काम करते हैं, और क्योंकि तब तक उस देश में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि इन लोगों को मेडिकल केयर दी जा सके, इसलिए ज्यादातर बच्चे जल्द मर जाते हैं। चीन की यही स्थिति थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजर रही थी। इसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है जिसमें माओ लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करते हैं। ये एनकरेजमेंट इसलिए दी जाती है ताकि फार्मिंग आउटपुट को बढ़ाया जा सके। ये 60 के दशक का समय था जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी दुनिया पर मंडरा रहा था, और माओ को लगता था कि ज्यादा पॉपुलेशन उनकी सिविलाइजेशन को खत्म होने से बचा सकती है। इन 2 स्टेज के बाद तीसरी स्टेज अर्बनाइजेशन की आती है, जिस स्टेज में अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब ज्यादा फार्म लेबर्स की जरूरत है, जिस वजह से ये लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं, हायर एजुकेशन अचीव करते हैं और फिर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन के एक हाई स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करते हैं। चीन में ये 80 के दशक के बाद होना शुरू हुआ, जब हर साल करोड़ों लोग शहरों की तरफ मूव करने लगे। शहरों में जॉब्स नहीं थी, इसलिए लोगों को सस्ते में काम करना पड़ा, जिस वजह से फॉरेन कंपनीज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और वो बहुत कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को रखने लगे, और फिर वो दुनिया की फैक्ट्री में तब्दील हो गई। इसी बीच चीन की पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी और इसलिए 1980 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब इस साइकिल का अगला स्टेज चल रहा है, जहां पर जो पहले यंग वर्कर्स थे अब वो रिटायरमेंट की एज के करीब पहुंचने लगे हैं, और वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उन्हें रिप्लेस करने के लिए एनफ वर्कफोर्स नहीं है। इस वजह से दोबारा से लेबर की डिमांड बढ़ने लगी है और अब उसकी कॉस्ट भी है। इस स्टेज से अब वापस नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी वर्कर अब कम दाम में काम नहीं करना चाहेगा। ऊपर से शी जिनपिंग के लॉकडाउन के कारण अब चीन में कंपनीज का कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो गया है और वो बाहर शिफ्ट होने भी लगे हैं। इस समय चीन को अगर इस लेबर कॉस्ट से आने वाली परेशानियों का मुकाबला करना है तो फिर उन्हें हाई स्किल वर्क की तरफ अपनी पॉपुलेशन को डायरेक्ट करना होगा, फिर चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, फाइनेंस हो या फिर कंप्यूटर साइंस। इस समय चीन की जरूरत ये है कि अब इन सेक्टर्स में अपनी पॉपुलेशन को काम पर लगाया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है एजुकेशन। वैसे तो एजुकेशन पर चाइनीज लोगों का फोकस हमेशा से ही रहा है और वहाँ पर काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन ये एजुकेशन अभी भी शहरों में रहने वाले एलीट या मिडिल क्लास लोगों के पास ही है। इस समय चीन के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है। इसका नुकसान ये है कि इन लोगों को अब सरकार टेक्नीशियंस की तरह भी हायर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन अचानक से ही पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये फैसला डायरेक्टली उनके हाथ में भी नहीं है। अगर हम इन कंपनीज के बारे में सोचें जो चीन में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनके लिए भी स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ ये सच है कि लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चीन ने खुद को यूं ही नहीं दुनिया की फैक्ट्री बना दिया था। उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इन कंपनीज को चाहिए। अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो एक बिजनेस को 24 घंटे बिजली, पानी और अच्छी सड़कें चाहिए। फिर इसके बाद चीन ने बिजली के रेट्स भी बिजनेस के लिए कम किए हुए हैं, उन्हें टैक्सेस में भी छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर हम चीन के विशाल साइज को देखें तो वो भी एक बड़ी एडवांटेज है। चीन में कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि आईफोन सिटी, जहाँ पर फोक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। चीन में एक ऐसा शहर भी है जहाँ सिर्फ क्रिसमस डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है।
चीन की पॉपुलेशन को भी हम देखें तो वो इतनी बड़ी है कि चाहे वहाँ यंग लोग अभी भी कम है, लेकिन वहाँ यंग लोगों की संख्या अभी भी थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। चीन के लिए अभी तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन की तरह है, लेकिन उनके पास कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस भी हैं। चीन अब खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी से कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे चाइनीज लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वैसे वैसे ही वो अब आईफोन्स और नाइकी शूज भी खरीदने लगे हैं। साथ ही मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी चेन्स की संख्या चीन में लगातार बढ़ रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि अब विदेशी कंपनीज के लिए अपने मार्केट्स को और भी ज्यादा खोलकर वो खुद को सस्टेन कर सकते हैं। इसमें चीन के साथ एक परेशानी ये है कि क्या विदेशी कंपनियां चीन में आना चाहेंगी। चीन के साथ फॉरेन कंपनीज को ये परेशानी होती है कि अगर उस कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव या उससे जुड़ा कोई सेलिब्रिटी किसी दूसरे देश में चीन के खिलाफ बोलता हुआ पाया जाता है तो चीनी सरकार उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। अगर वो माफी न मांगे तो उनकी कंपनी को चीन से बैन किया जा सकता है। अब होने को तो चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं करना चाहेगी, लेकिन अगर चीन का एटीट्यूड इसी तरह रहा तो वो एक बिजनेस फ्रेंडली देश नहीं रहेगा। आज लेबर कॉस्ट के कारण चीन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% के करीब पहुंचने वाला है और चीन के पास इससे निपटने का एक और नया तरीका है। इसके बारे में आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। इसे डेप्ट ट्रैप कहते हैं। डेप्ट ट्रैप बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेट करता है। सबसे पहले चीन किसी दूसरे देश से कहता है कि हम आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं जिससे आपकी पॉपुलेशन को फायदा हो, और फिर वो उन्हें उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देते हैं। अगर पाकिस्तान का ही उदाहरण लें तो चीन ने अभी वहाँ ग्वादर पोर्ट और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर प्लांट्स की पाकिस्तान को करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर्स के लोन दिए थे। लेकिन अब पाकिस्तान में तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसे पोर्ट्स या पावर प्लांट्स बनाने में कोई एक्सपीरियंस हो, इसलिए चाइनीज कंपनीज ही इन प्रोजेक्ट्स को बनाती है जिससे चीन में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। यानी चीन ने लोन दिया, वही लोन का पैसा वापस चाइनीज कंपनीज और वर्कर्स के पास भी चला गया। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर एक कर्जा है जो उन्हें चुकाना पड़ेगा, और आज वो नहीं चुकाएंगे तो उनके एसेट्स पर चीन कब्जा भी कर सकता है, जिस तरह उन्होंने ग्वादर पोर्ट पर कर लिया। यही वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी कर रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका में तो बड़े स्केल पर चीन माइनिंग में भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर उन्हें चीप लेबर की जरूरत होती है जिसके लिए वो लोकल लोगों को हायर कर लेते हैं, और सुपरवाइजर जैसी बड़ी पोस्ट पर कोई चाइनीज आदमी ही रहता है। यानी आप एक तरह से भी कह सकते हैं कि चीन ने अपने लिए चीप लेबर अफ्रीका में ढूंढ लिया है। लेकिन क्या चीन सक्सेसफुली अपनी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट करके बाकी एडवांस सेक्टर्स तक ले जा पाएगा? ये अभी भी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या चीन अपनी इस ग्रोथ को जारी रख पाएगा या फिर उन्हें बाकी देश पीछे छोड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की मॉडर्न ट्रेन्स और बाकी मशीन्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, जिस वजह से स्किल्ड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस या बाकी टेक्नीशियंस की नीड तो उन्हें हमेशा ही रहने वाली है, लेकिन उनके पास इस गैप को भरने के लिए अभी भी कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें